हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र संजय शर्मा आज आपके सामने फिर से लेके आया हूँ सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें मैं आपको साइंस के अति महत्वपूर्ण 2000 प्लस जो है क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और इसके तहत मैं आपको लगभग 77 अध्याय है वो कंप्लीट कराऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पहले से आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, ये जो मैं 2000 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिसमें 77 चैप्टर मैंने यहाँ शामिल किए हैं और आपके 20 या 22 वीडियो में इनको मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक वीडियो पूरा देखें। मुझे विश्वास है दोस्तों मैं आपको कि इतने 2000 क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद में ये इतनी महत्वपूर्ण 2000 क्वेश्चन है जो बहुत से एग्ज़ाम आए हुए हैं और उसके आने के चांस पूरे हैं, और अक्सर विद्यार्थी इनमें धोखा खा जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे सारे जो वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ उनको सबको देखो। और आज मैं आपका इन 2000 प्लस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, अध्याय नंबर 1 है। तो इस अध्याय नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको डिग्री दे दी जाती है और आपको प्रतिबिंबों की संख्या पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जब बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए कि 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। हाँ दोस्तों, 360 है अपॉन थीटा -1, यानी आपको 360 में आपको इस थीटा का मान रखना है और उसमें से 1 घटाना है। तो दोस्तों, 360 में जब हम 60 का भाग देते हैं तो दोस्तों 6 आता है, और 6 में से जब मैं 1 घटाता हूँ तो 5 आता है। कहने का मतलब है कि दो समतल दर्पण है, उनके बीच में अगर आपको थीटा का मान दे रखा है तो आप 360 अपॉन थीटा -1 का फॉर्मूला लगाकर आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका आंसर हो गया 5। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जल के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह बर्ताव करता है। यानी जल है, उसमें हवा है, चली जाने से जो बुलबुला बनता है उस बुलबुला होता है वो एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दोस्तों, अवतल लेंस क्या है दोस्तों? ये गोले लेंस के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। ध्यान रखना दोस्तों, अवतल लेंस होता है वो किनारों से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस किनारों से पतला वे बीच में से मोटा होता है। तो देखिए दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी तकनीक प्रॉब्लम के कारण ये थोड़ा सा स्क्रीन आपके सामने से हट गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं चलता हूँ कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि विशिष्ट गुरुत्व एक ऐसी इकाई है जिनकी सभी व्यवस्थाओं में यानी सभी प्रकार के मात्रकों में, चाहे वो कैसा भी मात्रक हो चाहे ऐसा ही मात्रक, सब में इसकी इकाई समान रहती है। यानी विशिष्ट गुरुत्व इकाई होती है वो सभी प्रकार के मात्रकों में समान होती है। दोस्तों आगे चलता हूँ मैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। देखिए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं 4 मीटर, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी दर्पण से अंदर की ओर 4 मीटर दूर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम 4 मीटर दूर है और हमारा प्रतिबिंब भी 4 मीटर दूर है। तो कहने का मतलब है टोटल हमारे बीच में 8 मीटर की दूरी हो गई। और ये नियम होता है समतल दर्पण का दोस्तों कि जितना दूर हम खड़े होते हैं दर्पण से, उतना ही दूर हमारा अंदर प्रतिबिंब बनता है और उसी हिसाब से हमारी चाल होती है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या को 2 से गुणा करना है। इसका मतलब है 4 बाहर के और 4 अंदर के, यहाँ टोटल हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी 4 व्हीलर है, उस 4 व्हीलर में ड्राइवर के सीट के बगल में एक दर्पण लगा होता है दोस्तों, उसका नाम होता है उत्तल दर्पण। दोस्तों ध्यान रखना है, जो उत्तल दर्पण है उस उत्तल दर्पण को
अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ध्यान रखो दोस्तों, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम आता है, तो आपको ध्यान रखना कि वाहनों की हेडलाइट में काम आता है अवतल दर्पण, जबकि ड्राइवर की सीट के बगल में दर्पण लगा होता है वह है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक जो विमान होते हैं उन विमानों की चाल दोस्तों क्या होती है, उन विमानों की चाल ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा होती है। हाँ दोस्तों, जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसकी चाल होती है 336 मीटर प्रति सेकंड, उससे भी ज़्यादा चाल होती है पराध्वनिक विमानों की। दोस्तों पराध्वनिक विमान कौन से हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट साउंड छोड़ते हैं, यानी पराध्वनि उत्पन्न करते हैं और पराध्वनि उत्पन्न करके ही आगे की ओर बढ़ते हैं, वो है पराध्वनिक विमान, और इनकी चाल होती है ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। दोस्तों भू स्थिर इसका नाम इसलिए है क्योंकि पृथ्वी से अगर हम इसको देखें तो ये हमें स्थिर नज़र आता है, इसलिए इसका नाम है भू स्थिर उपग्रह। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। दोस्तों उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह और भू स्थिर उपग्रह। तो ध्यान रखना है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। दोस्तों थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि हमें दोस्तों 2000 प्लस क्वेश्चन क्लियर करने के लिए काफ़ी इतना धीमी गति चलेंगे तो 2000 क्वेश्चन आसानी से पूरे नहीं होंगे, तो उस नज़रिए से थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूँ, लेकिन आपको प्रत्येक बार समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चनों की मैं व्याख्या भी संपूर्ण करूँगा, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, उनकी शपथ दिलाई जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, दोस्तों ध्यान रखना है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो आंसर दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन एक धातु है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है 14 होता है और ये एक प्रकार की उपधातु की गिनती में आती है। तो इसका होता है प्रतीक SI और परमाणु क्रमांक 14। दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी भी दर्पण के ऊपर कोई प्रकाश की किरण है वो फोकस से और धुर से आती हुई आप दर्पण पर पड़ती है तो उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। हम कह सकते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष हमेशा वही, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष वो है जो गोलीय दर्पण की बिल्कुल धुर से गुजरता है और उस मुख्य अक्ष से वो धुर से गुजरने वाला होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी गोलाकार दर्पण है, उस गोलाकार दर्पण के एक तो फोकस और एक पोल का मतलब ध्रुव, इन दोनों से एक सीधी रेखा गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि फोकस से और पोल से जो रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों मुख्य अक्ष है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, हाँ दोस्तों अगर किसी वस्तु का फोकस है वो अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। दोस्तों ध्यान रखना है, अगर बिंब यानी वस्तु रखी हुई है, अगर वस्तु रखी हुई है फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बनता है अनंत पर, और अगर वस्तु रखी हुई है अनंत पर तो उसका वापस प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। दोस्तों एक दूसरे का उल्टा याद रखना है, अगर फोकस की बात है तो अनंत पर पहुंचना है और जब अनंत की बात दी हुई हो तो उसका आंसर हमेशा फोकस होता है। वे धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है दोस्तों उसका नाम जिंक है। दोस्तों ध्यान रखना है, इस दौरान अगर जिंक की क्रिया अम्ल क्षार से करा दें तो ये हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसके पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो वो तेज ज्वाला के साथ और फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। तो दोस्तों वह धातु जिंक है जिसकी क्रिया अगर हम किसी भी अम्ल से करा दें, किसी से क्षार से करा दें तो तुरंत हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे दोस्तों सपोज करो ये जिंक है जिसका प्रतीक Zn है, इसकी क्रिया मैं अम्ल से करा दूं जैसे HCl तो बनेगा ZnCl2 + H2। दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है वो जिंक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, हाँ दोस्तों चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ है वो पराश्रय तरंगे उत्पन्न करते हैं और पराश्रय तरंगे अगर टकरा कर वापस आ जाती है तो वो समझ जाते हैं कि रास्ते में किसी न किसी प्रकार की रुकावट है और वो अपना मार्ग बदल लेते हैं। इस प्रकार चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक, हाँ दोस्तों दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक हमेशा घटता है, आपको ध्यान रखना है।
कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील है वो एक मिश्र धातु है। जबकि वायु क्या दोस्तों, आप जानते हो वायु में अनेक प्रकार की गैसें, धूल के कण आदि पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि वायु में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ, भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो ये एक प्रकार का मिश्रण हो गया दोस्तों। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में विभिन्न पदार्थ होते हैं, वो अनिश्चित अनुपात में होते हैं। और अगर निश्चित अनुपात में हो तो वहाँ नाम मिश्रण नहीं होगा दोस्तों, वहाँ नाम यौगिक हो जाएगा। तो जब भी बात हो वायु की तो वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें और कण उपस्थित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान की कौन सी शाखा? उसका नाम है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, फूलों का जो संवर्धन है उसका अध्ययन हम विज्ञान की, साइंस की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जैसे दोस्तों जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान से वनस्पतियों करते हैं, वनस्पति विज्ञान से यानी जूलॉजी प्लस बॉटनी से, उसी प्रकार फूलों का जो अध्ययन करते हैं, उसके संवर्धन का जो अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा का नाम है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? स्थायी का मतलब दोस्तों आसानी से किसी से क्रिया नहीं करता है, वो शीशा है। कौन है दोस्तों? शीशा। यानी शीशा है वो सर्वाधिक स्थायी तत्व है, आसानी से किसी भी पदार्थ के साथ, गैसों के साथ, तत्वों से क्रिया नहीं करता है। जल से हल्का होता है दोस्तों, हाँ जल से हल्का सोडियम होता है। अगर हम जल में सोडियम को डाल दें तो जल है, सोडियम जल से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेगा और डालते ही तुरंत जल के ऊपर तैरने लग जाएगा और तुरंत आग पकड़ लेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सोडियम जल से भी हल्का होता है, तो जल से हल्का होता है सोडियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य जो ट्यूबलाइट आती है हम काम में लेते हैं घर में, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो ध्यान रखना है ऑर्गन और साथ में मरकरी का वेपर, यानी आपको कह सकते हैं ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा होता है। हम कह सकते हैं कि दोस्तों ऑर्गन गैस भरी रहती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है दोस्तों? ऑर्गन गैस होती है। एक घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रही है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है और घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना है 7:30 हो जाएगा दोस्तों, 7:30। अगर आपको इसको पूरा समझना है तो उसके लिए उसको मैं मेरा एक कॉन्सेप्ट चढ़ाऊँगा मैं घड़ी वाला, उसमें संपूर्ण डिग्रियों के बारे में कि कितने डिग्री घूमने पर कितने बजते हैं, वो सारा वर्णन आपको मिल जाएगा। तो फिर आप दोस्तों आपको याद रखना है कि घड़ी में 3 बजे हैं और 135 डिग्री अगर घूम गई घंटे की सुई तो 7:30 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होती है? तो एक खगोलीय मात्रक, देखिए दोस्तों खगोलीय मात्रक किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है दोस्तों उसे एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो कहना है एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की दूरी को दर्शाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? हाँ दोस्तों, हमने ये तो पढ़ा है कि आज तक कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या है कि प्रत्येक जो पृथ्वी है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन ये बात दोस्तों न्यूटन ने बताई थी, लेकिन न्यूटन से पूर्व किसने बताया था अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है आर्यभट्ट ने बताया था। अब दोस्तों मैं चलता हूँ हमारे अध्याय नंबर 2। जैसा कि मैंने कहा आपको मैं एक पार्ट में कम से कम 2 या 3 अध्यायों के बारे में आपसे बताऊँगा, तब जाके हमारे 77 अध्याय कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन है दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों संवेग संरक्षण का मतलब है कि F बराबर ma। F बराबर ma का मतलब है दोस्तों कि संवेग का हमेशा अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, दोस्तों रेखीय संवेग क्या है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। दोस्तों तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि दोस्तों जब साइकिल पहले रुकी हुई होती है तो उसमें स्थिर अवस्था का जड़त्व उपस्थित होता है, इसलिए उस स्थिर अवस्था के जड़त्व से साइकिल में गतिज अवस्था का जड़त्व पैदा करने के लिए आपको पता है दोस्तों शुरुआत में कोई वस्तु है उसको हमें हिलाना है तो पहले प्रारंभ में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और फिर उसमें जब गतिज ऊर्जा पैदा हो जाएगी तो उसमें हमें कम जोर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि चालक है साइकिल को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि दोस्तों पहले साइकिल में होती है स्थितिज ऊर्जा, चालक में होती है स्थिर अवस्था जड़त्व और उसमें
उससे स्थिर अवस्था कर तो उसे उसमें गतिज अवस्था का जड़त्व लाने के लिए पहले जो है ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। स्तंभ मूल क्या है दोस्तों? स्तंभ से जो मूल होती है वो एक प्रकार की अपस्थानिक मूल। दोस्तों आपको पता है कि मूल दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। दोस्तों मूसला मूल वो होती है जो जड़ के मूलांकुर से पैदा होती है, यानी मूलांकुर से जो जड़ पैदा होती है उसे मूसला मूल कहते हैं दोस्तों। और मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों जैसे पत्तियों से, शाखाओं से जो जड़ें पैदा होती है उसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है स्तंभ यानी तने से जो मूल निकलती है वो किस प्रकार की मूल है दोस्तों? अपस्थानिक मूल है। और यही दोस्तों यहाँ मैं ऐसे पूछ लूँ कि मूलांकुर से जो जड़ निकलती है उसे कौन सी जड़ कहते हैं? उसे मूसला मूल कहते हैं। जड़ें किस भाग से बनती है दोस्तों? मैंने अभी कहा था कि मूलांकुर से। दोस्तों ध्यान रखना है, मूलांकुर से जड़ बनती है और परांकुर से तना। दोस्तों कोई बीज है उसके दो भाग होते हैं, नीचे की ओर होता है मूलांकुर, सिर की तरफ होता है परांकुर। तो परांकुर से बनता है तना और मूलांकुर से बनता है जड़। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़ बनती है मूलांकुर से, और अगर ऐसा पूछा जाए तना किससे बनता है तो ध्यान रखना है परांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार की जड़ है दोस्तों। हाँ, गाजर एक प्रकार की जड़ है। फिर बात करते हैं हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है दोस्तों? हल्दी। हल्दी है वो भी एक तना है, और हल्दी में भी तने का कौन सा भाग है दोस्तों? प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है वो प्रकंद होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ध्यान रखना दोस्तों कि प्याज है वो तने का परिवर्तित रूप है। हाँ दोस्तों, प्याज एक प्रकार का तना है, उस तने में भी मैं अगर बात करूँ तो सल्क कंद है दोस्तों, क्योंकि प्याज के ऊपर सल्क ही सल्क होते हैं, कवर ही कवर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कवर यानी सल्क। तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्याज एक प्रकार का तना है, और तने में भी कौन सा तना है? सल्क कंद। यानी प्याज है वो तने का सल्क कंद होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। और अगर ज़्यादा पूछा जाए कि तने में भी किसका भाग है तो आपको ध्यान रखना सल्क कंद का उदाहरण है। विरंजक चूर्ण दोस्तों, विरंजक चूर्ण जिसे बोलचाल की भाषा में ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। और दोस्तों विरंजक चूर्ण है वो एक सामान्य नाम है, इसका अन्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। और अगर केमिस्ट्री में इसकी बात करूँ मैं तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ दोस्तों, CaOCl2, यानी Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी, Cl का मतलब क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण दोस्तों क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, अगर विभिन्न पदार्थ आपस में निश्चित अनुपात में मिल जाए तो उस नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो क्योंकि विरंजक चूर्ण में सभी परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, इसलिए इसका नाम यौगिक है दोस्तों। मैं ये कहता हूँ किसी प्रकार का जो सूत्र होता है किसी भी, तो सारे के सारे यौगिक होते हैं। जो यौगिक का मतलब है विभिन्न परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो विरंजक चूर्ण में भी सारे परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जैसे कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1 और Cl के 2। गैसों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर क्या होती है दोस्तों? गैसों की सांद्रता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ध्यान रखना है। यानी सांद्रता का मतलब है गैसों के फैलने की क्षमता है वो ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा इसलिए रहते हैं दोस्तों क्योंकि बर्फ़ के नीचे जल है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है, यानी ज़्यादा जो जल है वो ठंडा नहीं होता है। बर्फ़ के नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, इसलिए ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि दोस्तों क्या होती? ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं हो तो दिन की अवधि क्या होगी दोस्तों? अधिक होगी या कम होगी? तो ध्यान रखना है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो तो दिन की अवधि ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घूर्णन करती एक गोल मेज पर, एक मेज है दोस्तों लगातार घूम रही है अपनी जगह पर, और अचानक से कोई लड़का आकर अगर बैठ गया तो ध्यान रखना है, अगर लड़का बैठता है तो ध्यान रखना है कोणीय वेग कम होता है, और लड़का उठता है तो कोणीय वेग ज़्यादा होता है। हाँ दोस्तों, बैठने पर लड़का बैठ गया तो स्पीड कम तो कोणीय वेग घटा। इस प्रकार आपको याद रखना है दोस्तों, इसको ट्रिक से याद रखना है कि अगर कोई लड़का आकर बैठा, कोई वस्तु अगर उस पर रखी हमने, या लड़का आके बैठा है या कोई व्यक्ति आके बैठा है तो कोणीय वेग घटेगा, और लड़का उठेगा तो कोणीय वेग बढ़ेगा। बल क्या है दोस्तों? हाँ दोस्तों, बल क्या है? सामान्य भाषा में बात करूँ तो किसी को धक्का देना या खींचना ही बल है दोस्तों। बल को दर्शाते हैं F से, और बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। हाँ दोस्तों, बल है वो कैसे निकालेंगे हम? अगर द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दे, यानी F बराबर ma। F का मतलब बल, m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण, यानी दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल का गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान, और अगर त्वरण को गुणा कर दें दोस्तों यानी बल है, उसके फॉर्मूले से आपको याद रखना कि F बराबर ma।
यानी बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? आनुवांशिकी बोलते हैं। आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को दोस्तों आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से, हाँ दोस्तों, अगर कोई वस्तु है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, क्योंकि शून्य की बात है तो ना त्वरण बढ़ेगा ना त्वरण घटेगा। जब शून्य की बात हो रही है दोस्तों तो त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी समान त्वरण होता है। शून्य में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो त्वरण का मान हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग, हाँ दोस्तों, अगर संवेग को और वेग को अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? हाँ दोस्तों, संवेग और वेग, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू वेग, और दूसरा होता है वेग। तो दोस्तों एक है संवेग, एक है वेग। वेग का प्रतीक केवल v होता है, जबकि संवेग का मतलब होता है mv। तो दोस्तों संवेग में होता है mv और इधर होता है v, तो इधर mv, एक संवेग में mv और वेग में v, तो v से v कट गया दोस्तों। ध्यान रखना है कि m बच गया और m होता है द्रव्यमान। तो पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से हमें जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो दोस्तों होता है द्रव्यमान। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज, और सबसे मीठी शर्करा भी दोस्तों फ्रुक्टोज ही है। तो शहद से हमें फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, फलों से फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है दोस्तों? तो याद रखना है कि मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। हाँ दोस्तों, यकृत यानी लीवर में संचित रहता है। बात करता हूँ मैं आगे, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। और अगर खट्टे पदार्थों में भी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, आंवले में, यानी विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है दोस्तों? हमारा जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो दोस्तों उसके लिए पोटेशियम का सेवन करना चाहिए। पालक के पत्तों में दोस्तों किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं उन सब में लोहा पाया जाता है, यानी पालक में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? लोहे की दोस्तों। लोहे का प्रतीक Fe होता है, इसको आयरन भी कहा जाता है, और केमिस्ट्री में इसका प्रतीक होता है Fe। लाल सागर का लाल रंग, हाँ दोस्तों, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण हुआ? शैवाल के कारण। हाँ दोस्तों, वहाँ लाल शैवाल पाए जाते हैं, वो इसके कारण ही, क्योंकि लाल शैवाल के कारण ही उसके पानी का रंग लाल हो गया, इसलिए उसका नाम लाल सागर पड़ा है। तो दोस्तों लाल सागर लाल रंग हुआ है शैवाल की उपस्थिति के कारण। गलगन रोग, हाँ दोस्तों, गलगन रोग जिसे घेंगा भी कहा जाता है, से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें, हाँ, अगर आपको गलगन रोग है उससे बचना है तो आप समुद्री खरपतवार या समुद्र के किनारे जो खरपतवार है उसको आप खा के बच सकते हो। क्यों दोस्तों? क्योंकि समुद्र के पास जो खरपतवार है उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में है, और अगर आप उसका सेवन करोगे तो आपको गलगन रोग और घेंगा रोग नहीं होगा। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि गलगन रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और समुद्र की खरपतवार में आयोडीन प्रचुर मात्रा में है, अतः उसका सेवन करने से आप गलगन रोग से बच सकते हो। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? याद रखना है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, लाइकेन किसका सूचक है दोस्तों? कई बार एक क्वेश्चन आता है लाइकेन है वो क्या है? तो लाइकेन क्या दोस्तों? लाइकेन है वो कवक और शैवाल, इन दोनों के मिलने से जब ये मिलते हैं आपस में तो इससे बनी जो संरचना वो लाइकेन है। हाँ दोस्तों, यानी लाइकेन एक अकेला नहीं है, लाइकेन में दो जीव आपस में मिलते हैं, कवक और शैवाल, यानी कवक और शैवाल जब आपस में मिल जाते हैं दोस्तों तो इसे लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन है वो किसके सूचक है दोस्तों? वायु प्रदूषण के सूचक है। हाँ दोस्तों, लाइकेन होते हैं वो किसके सूचक होते हैं? लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, यानी ये वायु प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। अब दोस्तों मैं चलता हूँ नेक्स्ट, हमारा आज का अध्याय लास्ट है, तीसरा अध्याय, वो हम और पे देखें। कुनेन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, कुनेन है वो एक प्रकार की औषधि है। कुनेन निचला पदार्थ के रूप में ये काम में आता है। तो ये किसके प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना से प्राप्त होता है। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है दोस्तों? बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जनक कौन है, तो ध्यान रखना है अरस्तु है। पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। हाँ, मूंगफली। मूंगफली एक ऐसा फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप, हाँ दोस्तों, कोशिका
कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी भी कोशिका को निश्चित आकार या रूप कौन प्रदान करती है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति करती है। आपको ध्यान रखना है कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करना है दोस्तों, कोशिका को एक निश्चित आकार, निश्चित शेप कौन प्रदान करता है, तो कोशिका भित्ति। ध्यान रखो दोस्तों, कोशिका भित्ति सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है और ये केवल पादपों में पाई जाती है। हाँ दोस्तों, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है और केवल पादपों में पाई जाती है। और यही एक ऐसी संरचना है जो पौधे को यानी कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों, पत्तियों में हरा रंग होता है पर्णहरित के कारण, और पर्णहरित को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों ध्यान रखो कि पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से प्राप्त होता है। दोस्तों हमें ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का लवक है। वैसे लवक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हाँ दोस्तों, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक का मतलब है हरा रंग, अवर्णी का मतलब है रंगहीन और वर्णी का मतलब है विभिन्न रंग। तो अगर किसी पौधे में विभिन्न रंग उपस्थित हैं तो ध्यान रखो उसमें वर्णी लवक उपस्थित है। अगर पौधा में किसी प्रकार का वर्ण नहीं है तो वह अवर्णी लवक है, और अगर पौधे में हरा रंग है तो वह क्लोरोप्लास्ट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। यानी पक्षियों में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना शुतुरमुर्ग होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा दोस्तों, किंग कोबरा। सांपों का राजा दोस्तों किंग कोबरा को कहते हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों, इतना अच्छा फैक्ट है कि किंग कोबरा घोंसला बनाकर उसमें रहने वाला एकमात्र सांप होता है। तो ध्यान रखना है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा, किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ध्यान रखना है मोर को वैज्ञानिक भाषा में पाओक्रिस्टेसस कहा जाता है। हाँ दोस्तों, मोर है, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, और इस मोर के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो है पाओक्रिस्टेसस। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है दोस्तों, हाँ सबसे विशाल जीवित अवस्था में पाए जाने वाला स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी मतलब दोस्तों जिनमें स्तन उपस्थित होते हैं, दूध ग्रंथियाँ पाई जाती है, वो सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी कौन सा है दोस्तों, तो नीली व्हेल मछली है। और सबसे छोटा पूछा जाए पक्षी कौन सा, तो ध्यान रखना हमिंग बर्ड। हाँ दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, जबकि सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी नीली व्हेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, संपृक्त गैस को छोड़ने से। संपृक्त का मतलब दोस्तों उच्च दाब लगा दिया जाए, तो उच्च दाब लगाने से कमरे को ठंडा किया सकता है। संपृक्त का मतलब दोस्तों कंप्रेस्ड करना, दाब बढ़ाना। हाँ दोस्तों, अगर कमरे में दाब को बढ़ा दिया जाए यानी संपृक्त कर दिया जाए गैस को, संपृक्त करने का मतलब है दाब बढ़ाना। चाहे मैं ऐसा कहूँ गैसों को दाब बढ़ाना या ऐसा कहूँ संपृक्त करना, तो दोस्तों बात एक ही है, कमरा ठंडा हो जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अंधेरी होती है। हाँ दोस्तों, जो हम बोलते हैं या किसी भी वाद्य यंत्र से जो ध्वनि पैदा होती है उसमें कौन सी तरंग प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, उसकी प्रकृति होती है अनुधैर्य। दोस्तों तरंगे 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुधैर्य तरंगे। तो हम यहाँ क्वेश्चन आ रहा है ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, ध्यान रखना है अनुधैर्य प्रकृति होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना। हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस क्रिया को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है दोस्तों। हाँ ध्यान रखना है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन कहा जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 98 लिखा है दोस्तों, ये पॉइंटों में नहीं है इसलिए 98 लिखा गया, वरना अगर पॉइंटों में पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि 98.6। हाँ दोस्तों, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो होता है 98.6 F, और अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो उत्तर आपको ध्यान रखना है 37 डिग्री, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो याद रखना है 98.6 F। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं दोस्तों, हाँ बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप इसलिए रखता है दोस्तों, ऐसा करने से जो ध्वनि है वो एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ती है, और ध्वनि की ऊर्जा एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ती है और अगले व्यक्ति को साफ साफ सुनाई देता है। हाँ दोस्तों,
अगर हम उसके मुंह के समीप रखते हैं अगर हथेली को, तो दोस्तों हमारे जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि है, ये जो तरंगे हैं वो एक निश्चित दिशा की ओर गमन करती है और उच्च ऊर्जा से गमन करती है, जिससे अगले व्यक्ति को तेज़ी से और साफ सुनाई देता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? एल्यूमिनियम। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, एल्यूमिनियम। हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किसका पदार्थ का बना होता है दोस्तों? तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaCO3। ध्यान रखना दोस्तों कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बहुत से रूप हैं, जैसे चौक के दोस्तों लिखने की बोर्ड पर चौक लिखते हैं, उसका फॉर्मूला भी वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगर मैं बात करूँ चूना पत्थर की यानी संगमरमर की या मार्बल की, तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और यहाँ बात हुई मोती की, तो मोती के ऊपर भी जो किस पदार्थ का बना होता है, मोती भी तो है कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर को सुरक्षा? हाँ दोस्तों, एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब होता है दोस्तों त्वचा के रूप में, यानी पतले स्तर के रूप में जो ऊतक पाया जाता है उसे एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। तो हमारे ऊतक शरीर के को सुरक्षा कवच, यानी हमारे शरीर के ऊपर जो कवच के रूप में जैसे हमारी त्वचा है, वो भी एक प्रकार का एपिथेलियम ऊतक है दोस्तों। तो हमारे शरीर के चारों ओर त्वचा के रूप में रहकर हमारे शरीर को सुरक्षा में प्रदान करता है, वो किस प्रकार का ऊतक होता है दोस्तों? वो होता है एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया दोस्तों? ध्यान रखना है, पालतू का मतलब किसको पाला, किसको अपने घर में पाला, तो वो है कुत्ता। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? वो कुत्ता है दोस्तों। सूर्य में क्या होता है दोस्तों? सूर्य में दो प्रकार की गैसें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ध्यान रखना है कि सूर्य में कौन सी गैसें प्रचुर मात्रा में होती है, तो है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का दोस्तों दूसरा नाम मेथनोइक अम्ल भी है। तो कई बार फार्मिक अम्ल की जगह मेथनोइक अम्ल भी दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है मेथनोइक अम्ल। और ये क्वेश्चन दोस्तों पहले आया हुआ था, दूसरी बार रिपीट हुआ है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है हल्दी का तना, और इसका नाम है प्रकंद। हाँ दोस्तों, हल्दी एक प्रकार का तना है और तने का भी कौन सा भाग है? प्रकंद, यानी हल्दी के प्रकंद भाग को खाने के रूप में काम लिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रूपांतरित तना है? हाँ दोस्तों, आलू। आलू एक प्रकार का तना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो आलू भी क्या है? आलू जड़ नहीं है दोस्तों, आलू है एक प्रकार का तना है। इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको लगभग 75 क्वेश्चन बता दिए हैं। इस प्रकार मैंने आज के पार्ट फर्स्ट में 3 अध्यायों को मैंने सम्मिलित किया और 3 अध्याय में लगभग 75 क्वेश्चन थे। इस तरह दोस्तों मैं आपको लगभग 75 या 77 जो अध्याय कंप्लीट कराऊंगा। जितनी वीडियो बने दोस्तों, आपको सारे वीडियो पूरे देखने, मुझे विश्वास है कि इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको किसी प्रकार का साइंस में किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगी। और लगभग सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको उसमें भी किसी प्रकार समस्या नहीं होगी। और साथ में दोस्तों मैं व्याख्या भी कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनके मैं आपको साथ में सारा व्याख्या भी कर रहा हूँ, ताकि आपको एक के साथ 3-4 क्वेश्चन और भी साथ में कंप्लीट हो सकें। तो दोस्तों अब मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूँगा, और विराम देने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। दोस्तों आपका एक लाइक है, वो हमें बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करता है और हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो दोस्तों अब मैं अपने शब्दों में विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और ज़्यादा लंबा होने से फिर MB ज़्यादा हो जाती है, जिससे इसको अपलोड होने में टाइम लगता है। तो दोस्तों अब मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सारे वीडियो डेली देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करोगे और शेयर करोगे। तब तक के लिए गुड बाय।